भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत आने वाली सभी धाराओं अर्थात धारा 1 से धारा 170 तक का संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तारीख 11 अगस्त 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्थापित किया गया था। समिति ने विचार विमर्श करने के पश्चात तारीख 10 नवंबर 2023 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें की थीं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया। राष्ट्रपति द्वारा 25 दिसंबर 2023 को स्वीकृत तथा 25 दिसंबर 2023 को भारत का राजपत्र भाग 2 खंड 1 में प्रकाशित। दिनांक 1/7/2024 से प्रवर्त अर्थात लागू हुआ माना जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले भाग 1 के अंतर्गत अध्याय 1 में टॉपिक दिया है प्रारंभिक धारा शुरू होती है धारा 1 से। धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई हैं। धारा 2A में न्यायालय शब्द को परिभाषित किया गया है। धारा 2B में निश्चायक सबूत के बारे में बताया गया है। धारा 2C में नासाबित को बताया गया है। धारा 2D में दस्तावेज के बारे में बताया गया है। धारा 2E में साक्ष्य शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2F में तथ्य शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2G में विवादक तथ्य के बारे में बताया गया है। धारा 2H में उपधारणा कर सकेगा के बारे में बताया गया है। धारा 2I में साबित नहीं हुआ के बारे में बताया गया है। धारा 2J साबित के बारे में बताया गया है। धारा 2K सुसंगत शब्द के बारे में बताया गया है। धारा 2L में उपधारणा करेगा शब्द के बारे में बताया गया है। अगला आता है भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में जो टॉपिक दिया गया है वह है तथ्यों की सुसंगति। तथ्यों की सुसंगति धारा 3 से शुरू होता है। धारा 3 में बताया गया है विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। अगला टॉपिक आता है वह है निकटता से संबंधित तथ्य है। यह धारा 4 से शुरू होता है। धारा 4 में बताया गया है एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 5 में बताया गया है वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम हैं। धारा 6 में बताया गया है हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण। धारा 7 में बताया गया है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। धारा 8 में बताया गया है सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें। धारा 9 में बताया गया है वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है। धारा 10 में बताया गया है रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत है। धारा 11 में बताया गया है जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य। धारा 12 में बताया गया मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 13 में बताया गया है कार्य आकस्मिक या शास्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। धारा 14 में बताया गया है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है। अगला जो टॉपिक आता है वह है स्वीकृतियां। यह धारा 15 से शुरू होता है। धारा 15 में बताया गया है स्वीकृति की परिभाषा। धारा 16 में बताया गया है कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। धारा 17 में बताया गया है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 18 में बताया गया है वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। धारा 19 स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 20 में बताया गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। धारा 21 में बताया गया है सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं।
धारा 22 में बताया गया है उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। धारा 23 में बताया गया है पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। धारा 24 में बताया गया है साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार पर लेना। धारा 25 में बताया गया स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विवद्ध कर सकेगी। इसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक आता है वह है उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। यह धारा 26 से शुरू होता है। धारा 26 में बताया गया है वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता आदि। धारा 27 में बताया गया है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। अगला टॉपिक है वह है विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। यह धारा 28 से शुरू होता है। धारा 28 में बताया गया है लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। धारा 29 में बताया गया है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टि की सुसंगति। धारा 30 में बताया गया है मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। धारा 31 में बताया गया है कतिपय अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। धारा 32 में बताया गया है विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप भी है। अगला टॉपिक आता है किसी कथन में से कितना साबित किया जाएगा। यह धारा 33 से शुरू होता है। धारा 33 में बताया गया है जब कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग है तब क्या साक्ष्य दिया जाए। अगला टॉपिक आता है न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। यह धारा 34 से शुरू होता है। धारा 34 में बताया गया है द्वितीय वाद या विचारण के वर्जन के लिए पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। धारा 35 में बताया गया है सन प्रमाण आदि विषयक अधिकारिता के कतिपय निर्णयों की सुसंगति। धारा 36 में बताया गया है धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और उसका प्रभाव। धारा 37 में बताया गया है धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। धारा 38 में बताया गया निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या साठगांठ का न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। अगला टॉपिक है वह है अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होती हैं। यह धारा 39 से शुरू होता है। धारा 39 में बताया गया है विशेषज्ञों की राय। धारा 40 में बताया गया है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। धारा 41 में बताया गया है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 42 में बताया गया साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 43 में बताया गया है प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 44 में बताया गया है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। धारा 45 में बताया गया है राय के आधार पर कब सुसंगत है। अगला टॉपिक है वह है शील कब सुसंगत है। यह धारा 46 से शुरू होता है। धारा 46 में बताया गया है सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला शील विसंगत है। धारा 47 में बताया गया है दंडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। धारा 48 में बताया गया है कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। धारा 49 में बताया गया है उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। धारा 50 में बताया गया है नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। अब अगला आता है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वह है सबूत के विषय में। यह अध्याय 3 के अंतर्गत आता है। अध्याय 3 के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है वह है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। यह धारा 51 से शुरू होता है। धारा 51 में बताया गया है न्यायिक रूप से
अवलोकनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 52 में बताया गया है वे तथ्य जिनका न्यायालय न्यायिक अवलोकन करेगा। धारा 53 में बताया गया है स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अगला जो अध्याय आता है वह अध्याय है 4 में जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है मौखिक साक्ष्य के विषय में। यह धारा 54 से शुरू होता है। धारा 54 में बताया गया है मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। धारा 55 में बताया गया है मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। अगला जो अध्याय आता है वह अध्याय है 5। अध्याय 5 के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। यह धारा 56 से शुरू होता है। धारा 56 में बताया गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या का सबूत। धारा 57 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य। धारा 58 में बताया गया है द्वितीय साक्ष्य। धारा 59 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का साबित किया जाना। धारा 60 में बताया गया है वे दशाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकेगा। धारा 61 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। धारा 62 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। धारा 63 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। धारा 64 में बताया गया है प्रस्तुत करने की सूचना के बारे में नियम। धारा 65 में बताया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना जिसके बारे में अभी कथित है कि उसने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था। धारा 66 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। धारा 67 में बताया गया है ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। धारा 68 में बताया गया है जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत। धारा 69 में बताया गया है अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। धारा 70 में बताया गया है जब अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन से इनकार करता है तब सबूत। धारा 71 में बताया गया है उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। धारा 72 में बताया गया है हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्य से करना जो स्वीकृत या साबित है। धारा 73 में बताया गया है डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक आता है वह है लोक दस्तावेज। यह धारा 74 से शुरू होता है। धारा 74 में बताया गया है लोक और प्राइवेट दस्तावेज। धारा 75 में बताया गया है लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। धारा 76 में बताया गया है प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत। धारा 77 में बताया गया है अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत। अगला जो टॉपिक आता है वह दस्तावेजों के बारे में अवधारणा है। यह धारा 78 से शुरू होता है। धारा 78 में बताया गया है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा। धारा 79 में बताया गया है साक्ष्य आदि के अभिलेख के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 80 में बताया गया है राजपत्रों, समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 81 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्रों के बारे में अवधारणा। धारा 82 में बताया गया है सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में अवधारणा। धारा 83 में बताया गया है विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में अवधारणा। धारा 84 में बताया गया है मुख्तार नामों के बारे में अवधारणा। धारा 85 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में अवधारणा। धारा 86 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बारे में अवधारणा। धारा 87 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में अवधारणा। धारा 88 में बताया गया है विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में अवधारणा। धारा 89 में बताया गया है पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा। धारा 90 में बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में अवधारणा। धारा 91 में बताया गया है प्रस्तुत नहीं किए गए दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में अवधारणा। धारा 92 में बताया गया है 30 वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अवधारणा। धारा 93 में बताया गया है
5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में अवधारणा। अध्याय 6 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया वह दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में है। यह धारा 94 से शुरू होता है। धारा 94 में बताया गया है दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबंधनों का साक्ष्य। धारा 95 में बताया गया है मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 96 में बताया गया है संदिग्ध दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। धारा 97 विद्यमान तथ्यों और दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्यों का अपवर्जन। धारा 98 विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य। धारा 99 में बताया गया है उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। धारा 100 में बताया गया है तथ्यों के 2 संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। धारा 101 में बताया गया है अपठनीय लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। धारा 102 में बताया गया है दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। धारा 103 में बताया गया है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वसीयत संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति। अगला भाग है भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है वह साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और उसका प्रभाव। यह अध्याय 7 में बताया गया है। अध्याय 7 में जो टॉपिक है वह है सबूत के भार के विषय में। यह धारा 104 से शुरू होता है। धारा 104 में बताया गया है सबूत का भार। धारा 105 में सबूत का भार किस पर होता है। धारा 106 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। धारा 107 में बताया गया है साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए साबित किए जाने वाले तथ्य को साबित करने का भार। धारा 108 में बताया गया है यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। धारा 109 में बताया गया है विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। धारा 110 में बताया गया है उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका 30 वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है। धारा 111 में बताया गया है यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ सुना नहीं गया वह जीवित है। धारा 112 में बताया गया है भागीदारों, भूस्वामी और किराएदार, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। धारा 113 में बताया गया है स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। धारा 114 में बताया गया है उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जहां एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। धारा 115 में बताया गया है कतिपय अपराधों के बारे में अवधारणा। धारा 116 में बताया गया है विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चय सबूत है। धारा 117 में बताया गया है किसी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के बारे में अवधारणा। धारा 118 में बताया गया है दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। धारा 119 में बताया गया है न्यायालय कतिपय तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। धारा 120 में बताया गया है बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की अवधारणा। अगला अध्याय 8। अध्याय 8 के अंदर जो टॉपिक दिया गया है वह है विबंध जो शुरू होता है धारा 121 से। धारा 121 में बताया गया है विबंध। धारा 122 में किराएदार का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। धारा 123 विनिमय पत्र के प्रतिग्रहीता, उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध। अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 9। अध्याय 9 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है साक्ष्यों के विषय में। यह धारा 124 से शुरू होता है। धारा 124 में बताया गया है कौन साक्ष्य दे सकेगा। धारा 125 में बताया गया है साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। धारा 126 में बताया गया है कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। धारा 127 में बताया गया है न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट।
धारा 128 में बताया गया है विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं। धारा 129 में बताया गया है राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। धारा 130 में बताया गया है शासकीय संसूचनाएं। धारा 131 में बताया गया है अपराधों के करने के बारे में सूचना। धारा 132 में बताया गया है वर्तिक संसूचनाएं। धारा 133 में बताया गया है स्वेच्छा साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभी तक नहीं होना। धारा 134 में बताया गया है विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचना। धारा 135 में बताया गया है जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना। धारा 136 में बताया गया है ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है प्रस्तुत करने से इनकार कर सकता था। धारा 137 में बताया गया है इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा साक्षी उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा। धारा 138 में बताया गया है सह अपराधी। धारा 139 में बताया गया है साक्षियों की संख्या। अगला शुरू होता है अध्याय 10। अध्याय 10 के अंतर्गत टॉपिक आता है वह साक्षियों की परीक्षा के विषय में। यह धारा 140 से शुरू होता है। धारा 140 में बताया गया है साक्षियों को प्रस्तुत करने और उनकी परीक्षा का क्रम। धारा 141 में बताया गया है न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। धारा 142 में बताया गया है साक्षियों की परीक्षा। धारा 143 में बताया गया है परीक्षाओं का क्रम। धारा 144 में बताया गया है किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। धारा 145 में बताया गया है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी। धारा 146 में बताया गया है सूचक प्रश्न। धारा 147 में बताया गया है लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। धारा 148 में बताया गया है पूर्व लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। धारा 149 में बताया गया है प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न। धारा 150 में बताया गया है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 151 में बताया गया है न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। धारा 152 में बताया गया है युक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। धारा 153 में बताया गया है युक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की दशा में न्यायालय की प्रक्रिया। धारा 154 में बताया गया है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। धारा 155 में बताया गया है अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। धारा 156 में बताया गया है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का प्रवर्जन। धारा 157 में बताया गया है पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। धारा 158 में बताया गया है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। धारा 159 में बताया गया है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न क्या होंगे। धारा 160 में बताया गया है उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। धारा 161 में बताया गया है साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत हैं कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। धारा 162 में बताया गया है स्मृति ताजा करना। धारा 163 में बताया गया है धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। धारा 164 में बताया गया है स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। धारा 165 में बताया गया है दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। धारा 166 में बताया गया है मंगाए गए यश और सूचना पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। धारा 167 में बताया गया है सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। धारा 168 में बताया गया है प्रश्न करने या प्रस्तुत करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। अगला अध्याय शुरू होता है अध्याय 11। अध्याय 11 के अंदर जो टॉपिक आता है वह है साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में। यह धारा 169 से शुरू होता है। धारा 169 में बताया गया है साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए न्याय विचारण नहीं होगा।
अगला अध्याय है अध्याय 12। अध्याय 12 शुरू होता है धारा 170 से। ये धारा 170 में बताया गया है निरसन और व्यावर्ती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है।